हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ राउंड 1A 2022 ऑफ कोड जैम 2022, दैट इज डबल और वन थिंग। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है डबल और वन थिंग, आई थिंक दैट दिस इज अ इजी लेवल प्रॉब्लम और इसको हम बहुत सिंपली कर सकते हैं अगर इसको काफ़ी अच्छे से हम पढ़ें और बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, तो कुछ इस तरीके की हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ अपर केस इंग्लिश लेटर्स। तो बेसिकली अपर केस इंग्लिश लेटर्स की हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर्स हमें दिया गया है। यू कैन हाईलाइट एनी नंबर ऑफ लेटर्स, पॉसिबली ऑल और नन ऑफ देम। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेके अगर समझाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे अगर मैं हेलो वर्ल्ड बोलता हूँ, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, जैसे कि इन्होंने भी एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड ही ले रखा है, तो हमें बेसिकली एक स्ट्रिंग दी गई है अपर केस इंग्लिश लेटर्स की, और हम हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी लेटर को इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। सबको भी हाईलाइट कर सकते हैं या फिर किसी को भी हाईलाइट ना करें, ऐसा केस भी हो सकता है, ठीक है। द हाईलाइटेड लेटर्स डू नॉट नीड टू बी कंसेक्यूटिव। ऐसा नहीं है कि जरूरी कंसेक्यूटिवली हमें हाईलाइट करना, नहीं, हम हाईलाइट कर सकते हैं विदाउट कंसेक्यूटिव ऑल्सो। Then a new string is produced by processing the letters from left to right. Non-highlighted letters are appended once to new string, while highlighted letters are appended twice. तो बेसिकली कहने का इसका सिंपल सा ये मतलब है कि यार हम जब पोजेस करेंगे न्यू स्ट्रिंग को, वो लेफ्ट टू राइट करेंगे, और जिन भी लेटर्स को हम हाईलाइट करेंगे उन हाईलाइटेड लेटर्स को हम 2 बार लिख होंगे न्यू स्ट्रिंग में, और बाकी सारे लेटर्स को हम सिंगल बार लिख होंगे। जैसे कि इन्होंने बता रखा है कि ये गिवन अगर हमें स्ट्रिंग है और हम इसमें एच को हाईलाइट कर दें, एल को हाईलाइट कर दें, और O को हाईलाइट कर दें, और L को हाईलाइट कर दें, तो इन 4 अगर हम लेटर्स को हाईलाइट कर देंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, तो जो न्यू स्ट्रिंग बनेगी उसमें क्या होगा, जो हाईलाइटेड लेटर्स होंगे उनको हम 2 बार लिखेंगे इस तरीके से HH, और जो नॉन हाईलाइटेड लेटर्स होंगे उनको हम सिंगल बार लिख लेंगे न्यू स्ट्रिंग के अंदर। हाईलाइटेड लेटर को 2 बार लिखेंगे, एक सिंगल एल लिखेंगे यहाँ पे, फिर ओ लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे, 2 बार ओ लिखेंगे बिकॉज दिस इज अ हाईलाइटेड लेटर, सिंगल आर लिखेंगे, डबल एल लिखेंगे, और फिर यहाँ पे डी लिखेंगे। तो जो न्यू स्ट्रिंग हमारी होगी, गिवन स्ट्रिंग हमारी क्या थी, ये थी गिवन स्ट्रिंग, और जो न्यू स्ट्रिंग है वो बेसिकली इस तरीके से हम बना लेंगे। तो ये हाईलाइटनेस का यहाँ पे कुछ इन्होंने खेल खेल रखा है, ठीक है, that doesn't matter. For example, if the initial string is hello world, you could highlight the H first and last L's and the last O to obtain this particular new string. तो इस तरीके से हम यहाँ पे new string obtain कर सकते हैं। Similarly, if you highlight nothing, you obtain hello world, and if you highlight all the letters, you obtain. तो बेसिकली उन्होंने बता रखा है कि हम सारे लेटर्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी लेटर को हाईलाइट ना करें इस स्ट्रिंग के अंदर, ऐसा भी हमारा केस हो सकता है। तो आई थिंक इतना फ्रेमवर्क जो यहाँ पे गिवन है हमें समझ आ गया है। उसके बाद उन्होंने बोल रखा है नोटिस हाउ ईच अकरेंस ऑफ सेम लेटर कैन बी हाईलाइटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये सिंपल से हमें बता रखा है कि यार यहाँ पे बेसिकली हमें समझ आ गया है कि जिस भी लेटर को हम हाईलाइट कर रहे होंगे, हाईलाइट देखेंगे किस बेसिस पे हम करेंगे और कैसे हम न्यू स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे। इतना फ्रेमवर्क जो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बोला गया है वो हमें समझ आ गया है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखो दिया हुआ है गिवन अ स्ट्रिंग, देयर आर मल्टीपल स्ट्रिंग दैट कैन बी ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन हाईलाइटिंग चॉइसेस। तो बेसिकली इस तरीके से अगर हम हाईलाइट करते रहें स्ट्रिंग के अंदर, तो बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रिंग्स हम न्यू स्ट्रिंग इस तरीके से बना सकते हैं। मे बी मैं ई को हाईलाइट कर दूं और एच को हाईलाइट ना करूं, तो ऐसे हम बहुत सारे केसेस बना सकते हैं। देखते हैं कितने केसेस हम बनाने वाले हैं। Among all the strings, जो भी स्ट्रिंग्स यहाँ पे बनेंगी, न्यू स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी हमारी इस प्रोसेस को फॉलो अप करते हुए, आउटपुट द वन दैट अपीयर्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑल्सो नोन एज लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में हमें अल्फाबेट्स को लगाना है, ठीक है, कि मतलब ए पहले आना चाहिए, बी बाद में आएगा। तो बेसिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम जो भी ये स्ट्रिंग्स होंगे उनको लगाना है, और बेसिकली हम देखेंगे किस स्ट्रिंग को हम आउटपुट में दे रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके का फ्रेमवर्क है, अभी समझ आ जाएगा। कुछ टेस्ट केसेस हम एग्जांपल लेंगे और ज्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने बता रखा है कि लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है। तो जैसे कि इन्होंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे CODE वर्ड का, फिर इसने ले रखा है HELLO वर्ड का, HI वर्ड का, HIM वर्ड का, HOME वर्ड का, और JAM वर्ड का। तो बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं ये लैक्सोग्राफिकल ऑर्डर में प्लेस्ड है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये क्या है, प्लेस्ड है। बिकॉज हमें पता है कि जो C है वो H से पहले आता है, पर अगर H यहाँ पे सेम होगा दोनों वर्ड्स के अंदर, तो हम अगला वर्ड चेक करेंगे। मतलब E जो है वो I से पहले आता है। सिमिलरली अगर I सेम हो गया तो बेसिकली हम देखेंगे कि अगला कैरेक्टर कौन सा है, ठीक है। सिमिलरली ये जो सारे लेटर्स हो गए किस बेसिस पे हमने लगा दिए, ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में हमने लगा दिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमने डिक्शनरी सीक्वेंस में इनको लगा दिया। जैसे कि H के बाद J आता है, तो अगर पहला वर्ड सेम होता है तो हम दूसरे वर्ड को चेक करते हैं। तो वो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, ए स्ट्रिंग S appears before a different string T in alphabetical order if S is a prefix of T। इसका क्या मतलब है कि
If at the first place S and T differ, the letter in S is earlier in alphabet than the letter in T. मतलब जो S लेटर है वो पहले आना चाहिए अल्फाबेटिकली T से, तो इस जब हम लगा पाएंगे उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे C जो है वो H से पहले आता है, तो बेसिकली हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं, बिल्कुल बहुत बेसिक है। तो अभी तक हमें कुछ इस तरीके से समझ आ रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी और इससे हम कुछ न्यू स्ट्रिंग्स बना रहे होंगे, और ये न्यू स्ट्रिंग्स हम बहुत सारी बना सकते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कि हाईलाइट करें कुछ लेटर हाईलाइट ना करें, और जो भी स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी हमारे पास उनको हम लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। और आउटपुट में क्या दे रहे हैं, आउटपुट में दे रहे हैं जो कि उस लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में सबसे टॉप पे होगी स्ट्रिंग, मतलब जो सबसे आगे आएगी, ठीक है। लेक्सोग्राफिकल फर्स्ट होगी, मतलब अपीयर्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो भी फर्स्ट होगा, जैसे यहाँ पे कोड फर्स्ट में है, ठीक है। तो जो भी सारी स्ट्रिंग्स हमारे पास बनी उनमें जो भी टॉप पे होगा वो हम बेसिकली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ओके, तो ये बात हमें समझ आ गई है। यहाँ पे इनपुट सिंपल इन्होंने बोल रखा है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हम इनपुट में लेंगे और एक स्ट्रिंग ले लेंगे यूजर से इनपुट में, और उस पर कुछ इतना प्रोसेस करेंगे। और आउटपुट क्या है यहाँ पे, फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट करेंगे हम बेसिकली केस हैश एक्स वाई। तो बेसिकली वाई बेसिकली क्या है, एक स्ट्रिंग है जो कि कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली फ्रॉम द सेट ऑफ स्ट्रिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम एज बाय द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव। तो सिंपल सी यहाँ पे ये बात है कि हेलो वर्ल्ड हमें इस तरीके से दिया गया है, हमें एक ऐसा वर्ड जनरेट करना है, इससे न्यू स्ट्रिंग जनरेट करनी है इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कि हम एक लेटर को पकड़ेंगे, उसको डबल कर देंगे, हाईलाइट करेंगे कुछ लेटर्स को, और कुछ सडन सेट ऑफ हमारे पास स्ट्रिंग्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी, और उन सडन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में से हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अल्फाबेटिकली जो भी फर्स्ट स्ट्रिंग है, अल्फाबेटिकली जो भी फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको हमें आउटपुट कर देना है, और वही वाई है, ठीक है। दैट कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली फ्रॉम सेट ऑफ स्ट्रिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम एस, ठीक है। इसका मतलब है ऐसा वर्ड हमें ढूंढ के निकालना है जो हेलो वर्ल्ड से ऑब्वियसली पहले आ रहा हो डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। और अगर सारे लेटर्स अगर सेम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वही वर्ड होगा जो हम डिक्शनरी के अंदर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आई थिंक सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे, बट हम एक दो टेस्ट केसेस जब समझ लेंगे ना तो हमें अप्रोच भी समझ आ जाएगी और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी समझ आ जाएगा। हालांकि हमें थोड़ा थोड़ा आई थिंक 70 to 80% समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे और किस तरीके से हम चीजें बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेमवर्क में थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ओवरऑल प्रॉब्लम काफी ईजी है, ठीक है। कुछ टेस्ट केसेस यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। टेस्ट केसेस 1 to 100 है, और टेस्ट सेट 1 बेसिकली लेंथ ऑफ एस जो है 1 से 10 तक है, और लेंथ ऑफ एस बेसिकली यहाँ पे 1 से 100 तक है, जो कि हिडन वर्डिक्ट में हमारे टेस्ट सेट 2 के अंदर है, ठीक है। सैंपल इनपुट से समझते हैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसके बाद हम अप्रोच समझेंगे, एल्गोरिथम हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ब्रूट फोर्स भी हो सकती है, कुछ एफिशिएंट अप्रोच भी हो सकती है, तो दोनों चीजें देखेंगे कैसे करेंगे। तो सैंपल इनपुट में दे रखा है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 3 है, और ईच टेस्ट केस के करस्पॉन्डिंग हम एक स्ट्रिंग को इनपुट ले रहे हैं यूजर से, जैसे कि PEEL, सेकेंड हमारे पास A हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स है, मतलब A, और उसके बाद हमारे पास है कोड जैम डे। तो ये 3 स्ट्रिंग्स हमें गिवन है, हमें इस पे हाईलाइटिंग वाला प्रोसेस लगाना है कि किसी भी लेटर को हम हाईलाइट करके डबल कर देंगे, मतलब किसी भी लेटर को पकड़ के डबल कर देना है। जो भी सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हमारे पास बन रही होंगी उनमें से हमें अल्फाबेटिकली फर्स्ट जो स्ट्रिंग होगी उसको आउटपुट में दे देना है, मतलब डिक्शनरी में सबसे पहले जो स्ट्रिंग आ रही होगी उसको हमें आउटपुट में दे देना है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं पील की बात करूं तो इसके अंदर हम बहुत सारी स्ट्रिंग को ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कुछ फ्यू एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, PEEL पे अगर मैं प्रोसेस लगा दूं जो अप्लाई करना है, जैसे मैं P को हाईलाइट कर देता हूं, L को हाईलाइट कर देता हूं, तो हमारे पास बनेगा PPEELL, ये बन सकता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है PPEELL। अगर मैं बोलता हूं मैं PEE सिर्फ L को हाईलाइट करता हूं तो मेरे पास जो बनेगी स्ट्रिंग वो होगी PEELL। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रिंग हमारे पास जनरेट हो सकती हैं, ठीक है। देयर पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज 2 की पावर 4 एटमोस्ट, ठीक है। मैक्सिमम एटमोस्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए नहीं, बट हाँ एटमोस्ट हमारे पास इतनी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है अगर इस प्रोसेस को हम लगाते रहे, और जो कि होती है 16 स्ट्रिंग। पर यहाँ पे देखो लास्ट वाला जो टेस्ट सेट 2 है ना हिडन वर्डिक्ट, इसमें हम 2 की पावर 100 स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं एटमोस्ट, ठीक है। एटमोस्ट 2 की पावर 100 स्ट्रिंग्स हम जनरेट कर सकते हैं, तो वो काफी बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और 2 की पावर स्ट्रिंग जनरेट कर दें हम स्ट्रिंग्स इतनी सारी ऐसे प्रोसेस करके, और फिर उसमें से लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर वाला फर्स्ट वाली जो स्ट्रिंग है उसको हम निकालें, तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रूट फोर्स के अंदर हम घुस गए हैं कुछ है ना, तो वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, बट आई थिंक ये समझ आ गया प्रोसेस हमें क्या अप्लाई करना है। और
ऐसे प्रोसेस अप्लाई करते करते हम एक ऐसे स्ट्रिंग पे पहुंचे जो कि लैक्सोग्राफिकली फर्स्ट है, वो है PEEEEL। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने आउटपुट में दे रखा है, मतलब ये लैक्सिकोग्राफिकली फर्स्ट स्ट्रिंग है। तो इन्होंने बता भी रखा है कि जो बहुत सारी हम स्ट्रिंग बना सकते हैं इससे, वो ये वाली सारी हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, और इसमें से जो लैक्सिकोग्राफिकली फर्स्ट है, मतलब अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट आ रही है स्ट्रिंग, वो ये वाली स्ट्रिंग है जो कि हमें आउटपुट में देनी है। अब सब अगर अल्फाबेट सेम ही हो गए तो वैसे इन्होंने सेम स्ट्रिंग को यहाँ पे दे दिया है। और अगर यहाँ पे कोड जैम डे की बात करें तो इसमें 1024 पॉसिबिलिटीज हैं। हम डिस्कस करते हैं कि कैसे 1024 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, और कोड जैम डे में से जो 1024 पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं उसमें से जो लैक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन है उसको हम बेसिकली यहाँ पे आउटपुट में दे देंगे। तो ये तो हुई क्वेश्चन की बात। अब क्वेश्चन आई थिंक समझ आ गया होगा पूरा, क्या प्रोसेस हमें अप्लाई करना है और कैसे हमें लैक्सिकोग्राफिकली या अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको आउटपुट में प्रिंट करना है। तो दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन समझ गए, अब अप्रोच समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होनी है हमारी। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब जो भी हमारे दिमाग में सबसे पहली अप्रोच आती है, ठीक है, नाइव अप्रोच जिसे हम बोल रहे होते हैं, तो वो अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं टेस्ट सेट 2 की बात करूं तो यहाँ पे जो एस है, स्ट्रिंग की लेंथ है, वो एटमोस्ट 100 तक जा सकती है और मिनिमम 1 हो सकती है। ठीक है, मैं मानता हूं एक्सट्रीम केस है, स्ट्रिंग की लेंथ हमने 100 दे दी है। ठीक है, अब अगर 100 दे दी है तो हाईलाइट करने का प्रोसेस क्या है कि या तो मैं किसी लेटर को हाईलाइट करूंगा या नहीं करूंगा। ठीक है, तो एटमोस्ट स्ट्रिंग जो हम बना सकते हैं वो बना सकते हैं 2 की पावर mod s, मतलब 2 की पावर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इतनी एटमोस्ट स्ट्रिंग हम बना सकते हैं अगर हम हाईलाइट वाला प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इस केस में अगर मैं एक्सट्रीम केस लेता हूं तो मैं 2 की पावर 100 स्ट्रिंग्स में से एक स्ट्रिंग को आउटपुट में दे रहा हूं, 1 स्ट्रिंग को आउटपुट में दूंगा जो कि लैक्सिकोग्राफिकली या अल्फाबेटिकली फर्स्ट होगी। मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है कि 2 की पावर 100 स्ट्रिंग को जनरेट करो और जनरेट करने के बाद जो भी अल्फाबेटिकली फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको आउटपुट में दे दो। ठीक है, बट दिस इज नॉट द गुड वे, बिकॉज यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, बिग ऑफ क्या हो जाएगी, बिग ऑफ 2 की पावर 100, भाई 2 की पावर 100 स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए 2 की पावर 100 हमें बेसिकली टाइम का फंक्शन बनाना पड़ेगा ना वहां पे, और मल्टीप्लाई बाय, बिकॉज मुझे अल्फाबेटिकली फर्स्ट स्ट्रिंग को जनरेट करना है तो ऑब्वियसली मुझे हर स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर पे आइटरेट भी करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे बेसिकली हर स्ट्रिंग की लेंथ जितना भी यहाँ पे जानना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 की पावर 100 हमें स्ट्रिंग जनरेट करनी पड़ेगी और हर स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग हमें उसे आइटरेट भी करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए कि लैक्सिकोग्राफिकली फर्स्ट स्ट्रिंग कौन सी है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी 2 की पावर 100 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। दिस इज ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा है, एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा है, एल्गोरिथम एनालिसिस कैसे करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ब्रूट फोर्स तो अप्लाई करना यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी चॉइस नहीं है। सो व्हाट इज द एफिशिएंट सॉल्यूशन, उसको डिस्कस करते हैं, और कैसे हम एफिशिएंट सॉल्यूशन को करेंगे वो भी हम देखेंगे, कोड को करके देखेंगे। ठीक है, तो लेट मी डिस्कस द एफिशिएंट सॉल्यूशन। ओके, सो बेसिकली एफिशिएंट सॉल्यूशन कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तो कुछ एक चीज समझते हैं। लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग बोलता हूँ, लेट्स से स्ट्रिंग p लेता हूँ एक मैं, स्ट्रिंग p, और एक बेसिकली मेरे पास स्ट्रिंग q है। सबसे पहले ये समझते हैं कि यार स्ट्रिंग p जो होगी ना वो q से अल्फाबेटिकली पहले कैसे आएगी, जब आएगी जब p प्रीफिक्स होगी q की, मतलब जो p स्ट्रिंग है इज द प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग q। अब यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है p हैज ए लेटर that is lexicography smaller at the leftmost position at which p and q differ। दोबारा समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। p has a letter lexicographically या alphabetically smaller at the leftmost position at which p and q differ। इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर मैं लेट से लेता हूं एक स्ट्रिंग, लेट से a b c और एक लेता हूं b c a, ठीक है, तो बेसिकली यहां पे क्या बोल रहा है ये कि जो p स्ट्रिंग है वो जब q स्ट्रिंग से अल्फाबेटिकली फर्स्ट होगी जब p हैज ए लेटर
that is alphabetically smaller at the leftmost position at which P and Q differ। तो जहां पे P and Q डिफर कर रहे हैं वहां पे P के पास एक ऐसा लेटर होना चाहिए लेफ्टमोस्ट पोजीशन पे जो कि अल्फाबेटिकली स्मॉलर हो Q के लेटर से। तो यहां पे P और Q डिफर कर रहे हैं, राइट, ऑब्वियसली। और जो P है उसके पास एक लेटर है जो कि स्मॉलर है देन B, मतलब A इज स्मॉलर देन B, A अल्फाबेटिकली B से पहले आता है, देन मैं बोल सकता हूं कि जो स्ट्रिंग P है वो बेसिकली अल्फाबेटिकली फर्स्ट आती है स्ट्रिंग Q से। सो बेसिकली इससे हम डिसाइड करते हैं कि यार जो कोई भी स्ट्रिंग्स होगी वो कैसे अल्फाबेटिकली फर्स्ट या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटेशनली हम कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं कि जहां पे P और Q डिफर करेंगे वहां पे P के पास एक ऐसा लेटर होना चाहिए जो कि स्मॉलर होगा एट द लेफ्टमोस्ट पोजीशन। जैसे कि यहाँ पे A छोटा है P से, अगर सेम हो गया तो ऑब्वियसली हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना A को, तो फिर अगला लेटर देंगे। जैसे कि यहाँ पे A B C है और C A हो गया, तो B छोटा हो गया C से, B लेटर इज स्मॉलर देन C लेटर, देन वी कैन जस्ट से दैट कि ये लेक्सिकोग्राफिकली फर्स्ट होगी देन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि अल्फाबेटिकली हम कैसे देख रहे होते हैं और कैसे अरेंज कर रहे होते हैं। अब समझते हैं अप्रोच कैसे होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, हम कैसे स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे और क्या हम लॉजिक लगाने वाले हैं। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से कोड जैम डे दे देते हैं, ठीक है। कोड जैम डे लेके एग्जांपल को समझते हैं। कोड जैम डे, इससे ये स्ट्रिंग कैसे जनरेट करेंगे और कंप्यूटेशनली इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी समझते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं कि यार एक जनरलाइज केस लेते हैं, ठीक है। फॉर एनी कैरेक्टर SI इन S, ठीक है। मैं भी बात कर रहा हूं फॉर एनी कैरेक्टर SI इन S, मतलब एक स्ट्रिंग है उसके अंदर हम कोई भी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, C हो सकता है, O हो सकता है, D हो सकता है, E हो सकता है, तो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। क्या क्या रूल्स होंगे कि हम एक कैरेक्टर को हाईलाइट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हाईलाइट करेंगे तो उसको डबल कर देंगे, ठीक है। अब हाईलाइट करने का मतलब है कुछ हम ऐसा कंप्यूटेशनली करेंगे कि उसको मार्क कर देंगे वहां पे और उसको डबल करके हम नई स्ट्रिंग के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो फॉर एनी कैरेक्टर SI इन S क्या क्या रूल्स होंगे कि हम एक कैरेक्टर को हाईलाइट करें और ना करें। हाईलाइट कर दिया उसके बाद बस उसको डबल करके हमें आउटपुट में प्रिंट कर देना है, ठीक है। अगर ध्यान से सुनना कैसे हम लेक्सिकोग्राफिकली चीज का संभाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्फाबेटिकली कैसे हम संभाल रहे हैं विदाउट जनरेटिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर इन S, नेक्स्ट कैरेक्टर इन कोड जैम डे इज लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर देन द करंट कैरेक्टर, मतलब किसी भी एक कैरेक्टर को पकड़ लो, किसी भी एक कैरेक्टर को पकड़ लो, जैसे मैंने C को पकड़ लिया, ठीक है। इससे अगला कैरेक्टर, इससे अगला कैरेक्टर इक्वली होना चाहिए नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, जो कि इससे लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर है, मतलब C के आगे बढ़ने वाला लेटर, मतलब D हो सकता है, E हो सकता है, अप टू Z जो भी लेटर है कोई भी। अगर ऐसा लेटर मिल गया, जैसे कि मुझे यहां पे पहले दिख रहा है O, तो इसका मतलब है कि O बाद में आता है C से, लेक्सिकोग्राफिकली बाद में आता है, लार्जर है। तो मैं बोलूंगा यहां पे कि मैं C को हाईलाइट कर दूंगा, और हाईलाइट करने का यह मतलब है कि मैं C को 2 बार लिख दूंगा इस तरीके से। अब एक बार ऐसे लिखते हैं CODEJAMDAY, और हमारे पास पहले क्या था, कोड जैम डे। तो ऑब्वियसली ये जो गिवन स्ट्रिंग है इससे तो पहले आता है यार, ये तो मैं बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो आगे शिफ्ट हो गया है, ये जो O लेटर है ये आगे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और इससे क्या हुआ, C यहां पे आ गया और C इज लेस देन O, तो इससे मैं बोल सकता हूं कि ये अल्फाबेटिकली फर्स्ट है, या फिर अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकली ये इससे पहले आ रहा है, किससे, इस वाली। तो इस प्रोसेस को मैंने यहां पे अप्लाई करा है। क्या प्रोसेस अप्लाई करा है यहां पे मैंने, कि अगर किसी भी कैरेक्टर को पकड़ लो और उसके नेक्स्ट कैरेक्टर जो इक्वल नहीं है, अगर वो लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर है उस पर्टिकुलर लेटर से, तो उस पर्टिकुलर लेटर को हम हाईलाइट कर देंगे। आगे समझते हैं। बेसिकली अगर मैं बोलता हूं CODEJAM डे में मैंने बोला कि मैं C को हाईलाइट कर देता हूं, मतलब C को 2 बार लिखूंगा, तो इस तरह बेसिकली अल्फाबेटिकली या लेक्सिकोग्राफिकली आगे आ गया।
मैं बोलता हूं ओ को देखते हैं, ओ के बाद मैंने देखा है डी है, डी तो यार लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है, मतलब अल्फाबेटिकली स्मॉलर देन ओ, तो क्या इसको डबल करना है, डबल करके देख लेते हैं। चलो सी ओ ओ डी ई जे ए एम डी ए वाई, और यहां पे मैंने क्या लिख रखा है, नीचे क्या लिख रखा है, कोड जैम डे लिख रखा है, सी ओ डी ई जे ए एम डी ए वाई। बट वेट अ मिनट यार, ये मैंने डबल तो कर दिया, लेकिन एक एस्टेरिस्क स्ट्रिंग भी तो हो सकती है जिसमें सी ओ डी लिखा हो, सी ओ डी लिखा हो एक स्ट्रिंग के अंदर। तो ये जो वाली जो स्ट्रिंग है ये तो लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर हो गई ना इस वाली स्ट्रिंग से जिसमें सी ओ डी से स्टार्टिंग है, तो ये तो कभी फर्स्ट पे आ ही नहीं सकती ना गिवन सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स में से। तो कहने का सिंपल सा ये मीनिंग है मेरा कि अगर किसी भी लेटर के नेक्स्ट लेटर, किसी भी लेटर का नेक्स्ट लेटर अगर लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है तो हमें उसको हाईलाइट नहीं करना है उस पर्टिकुलर लेटर को। सिमिलरली अगर इक्वल भी है तो भी हमें हाईलाइट नहीं करना है उस पर्टिकुलर लेटर को, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूं सी ओ डी ई जे एम डे की, तो यहाँ पे हम ओ को हाईलाइट नहीं करेंगे। डी की बात करें तो डी को हम हाईलाइट करेंगे बिकॉज यहाँ पे ई जो है लेक्सिकोग्राफिकली डी से बड़ा है। ई को देखेंगे तो ई को भी हम हाईलाइट करेंगे बिकॉज जे जो है लेक्सिकोग्राफिकली ई से बड़ा है। फिर जे को हम हाईलाइट करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बिकॉज ए से जे जो है लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा है, या फिर मैं बोल सकता हूं ए जो है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है देन जे, तो इसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे। ए को हम हाईलाइट करेंगे बिकॉज एम बड़ा हो गया अल्फाबेटिकली, फिर एम को हम हाईलाइट नहीं करेंगे बिकॉज डी स्मॉलर हो गया एम से, फिर हम डी को हाईलाइट नहीं करेंगे बिकॉज ए स्मॉलर हो गया, फिर डी लार्जर हो गया ए से, ठीक है। सिमिलरली हम ए को हाईलाइट करेंगे बिकॉज y इज लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर देन ए। तो बेसिकली जो अल्टीमेट हमारे पास हाईलाइट बना वो कुछ इस तरीके से बना, हमने सी को हाईलाइट करा, डी को हाईलाइट करा, ई को हाईलाइट करा, जे को हाईलाइट करा, जे को हाईलाइट नहीं करा, ए को हाईलाइट करा, एम को हाईलाइट नहीं करा, डी को हाईलाइट नहीं करा, और फिर ए को हाईलाइट करा, और फिर वाई को हमने इस तरीके से लिखा। तो मतलब एक्चुअल स्ट्रिंग जो हम आउटपुट में प्रिंट करेंगे जिस भी लेटर को हम हाईलाइट कर रहे हैं उसका मतलब है सी सी ओ डी डी ई ई जे ए एम डी ए वाई, ये हम आउटपुट में प्रिंट कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जांपल समझते हैं हाईलाइट प्रोसेस का, फिर एल्गोरिथम बता दूंगा किस तरीके से हम कर रहे होंगे। यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर अगला कैरेक्टर जो है वो बड़ा है पहले वाले कैरेक्टर से तो हम उसको हाईलाइट कर देंगे, वरना हम हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस अगर समझ आ गया तो बस यही एल्गोरिथम हम इसको कोड में इंप्लीमेंट कर देंगे। अभी पी को समझते हैं, है ना, पी को समझते हैं। पी डबल ई एल को लेता हूं मैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है। पी को हाईलाइट नहीं करेंगे बिकॉज ई लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है। ई को हाईलाइट नहीं करेंगे या करेंगे, देखते हैं भाई। देखो सेम वाले कैरेक्टर को हम नहीं देखते हैं, हम सेम वाले कैरेक्टर को नहीं देखते हैं। मैंने बोला कि सेम को हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि स्मॉलर या फिर लार्जर अवेलेबल है हमारे पास या नहीं है। तो एल नेक्स्ट लार्जर या स्मॉलर हम देख रहे होते हैं, तो एल लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर है कि स्मॉलर, लार्जर है, तो हम ई को डबल कर देंगे, मतलब ई को हाईलाइट कर देंगे। फिर हम देखेंगे ई इसका नेक्स्ट जो कि डिफरेंट है लेटर, ये क्या लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है लार्जर है, लार्जर है, लार्जर है तो हाईलाइट कर देंगे, स्मॉलर है तो हम हाईलाइट नहीं करेंगे। तो जो स्ट्रिंग बन जाएगी हमारी वो बन जाएगी पी डबल ई एल, ये हाईलाइटेड दो ई, इस तरीके से आउटपुट में प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो 10 टाइम्स हमें ए दिया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यार सारी स्ट्रिंग्स सेम है और सारी स्ट्रिंग्स में हम कुछ नहीं कर पाएंगे अब, है ना। तो मैं अगर इसको बोलूं तो मैं बोलता हूँ डिफरेंट कैरेक्टर यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ मैं, कुछ नहीं मिलेगा। सिमिलरली ए के लिए कोई डिफरेंट कैरेक्टर नेक्स्ट जो दिख जाए हमें जो लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर या स्मॉलर हो तो मुझे नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम जो प्रिंट करेंगे बेसिकली ये सेम ही स्ट्रिंग को हम प्रिंट कर देंगे। तो दैट इज अ पर्टिकुलर लॉजिक, और इस क्वेश्चन में जो क्या डिमांड करा गया था उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार इसको कोड करके देखते हैं। सो बेसिकली अब इसको हम कोड करते हैं डबल और वन थिंग को। तो बेसिकली इसका कोड कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बॉयलर प्लेट कोड पहले से लिख रखा है,
और बेसिकली यहाँ पे फ्री ओपन मैंने स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट को चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखा है, बेसिकली बाय डिफॉल्ट टर्मिनल होता है, बट मैंने इससे बेसिकली फाइल को स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट बना दिया, तो इनपुट और आउटपुट में फाइल से ले रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैंने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यूजर से इनपुट में लिए हैं, और बेसिकली यहाँ पे मैंने संभाल लिया, जैसे आउटपुट को प्रिंट करना था, केस नंबर 1 पे ये स्ट्रिंग होगी, केस नंबर 2 पे ये स्ट्रिंग होगी, तो जो फॉर्मेटिंग होगी वो मैंने इस पर्टिकुलर लूप से बनाई है कि हर एक टेस्ट केस के करस्पॉन्डिंग केस नंबर 1 होगा, उसके बाद सॉल्व फंक्शन हम सॉल्व करेंगे और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम प्रिंट कर देंगे। तो हर पर्टिकुलर टेस्ट केस के करस्पॉन्डिंग हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे होंगे, तो वो सब यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके प्रिंट कर दिया, जैसे आउटपुट फॉर्मेट में मुझे प्रिंट करना था। तो ये सब आप देख सकते हो, खुद ड्राई रन करके देख सकते हो, बहुत सिंपली यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, और जनरली मैं यही बॉर्डरपेड कोड हर कोड जैम कॉम्पिटिशन में यूज कर लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पे केस हैश इस तरीके से लिखना होता है। अब हम करते हैं सॉल्व के अंदर अपना आंसर, जो कि हम कोड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग होगी मेरे पास अवेलेबल, जो कि मैं यूजर से इनपुट में लूंगा। यहाँ पे सीन करते हैं, बेसिकली यूजर से इनपुट में स्ट्रिंग लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू कोड करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, तो ज्यादा इजी रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे कोड जैम में ले लेता हूँ, जो कि यहाँ पे हमें सैंपल इनपुट में दे रखा है कोड जैम स्ट्रिंग। लेट्स से यूजर ने कोड जैम स्ट्रिंग को कोड जैम डे को यूजर ने इनपुट लिया है यूजर से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे होंगे, बेसिकली मैंने बताया कि हम हर एक कैरेक्टर पे आइटरेट करेंगे, हर एक कैरेक्टर पे आइटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि जो उसका नेक्स्ट कैरेक्टर है वो लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर है या फिर स्मॉलर है, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा int i is equal to 0 से लेके s डॉट लेंथ तक। अब मैं क्या चेक करूंगा कि जिस भी मैं ith लेटर के ऊपर हूं, लेट्स से ये मेरा i is equal to 0 है, तो मैं बेसिकली इसके नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को चेक करूंगा कि वो लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर है या स्मॉलर है। बट वेट अ मिनट, लेट्स से अगर मुझे स्ट्रिंग कुछ इस तरीके की दी होती, सी 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 और डी दिया होता, तो लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर कैरेक्टर तो मुझे लास्ट में मिल रहा है, मतलब मुझे पूरी स्ट्रिंग को आइटरेट करना पड़ेगा, है ना। मतलब i+1 से लेके मुझे स्ट्रिंग की लेंथ तक पूरा आइटरेट करना पड़ेगा यहाँ पे, जब मुझे यहाँ पे जाके मिलेगी। तो मैं इतना कह सकता हूं कि ith पोजीशन पे मुझे i+1 पोजीशन पे ही लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर या स्मॉलर स्ट्रिंग मिले, ऐसा जरूरी नहीं है, वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कहीं भी मिल सकती है ना। तो कहने का सिंपल सा ही मीनिंग है कि मैं एक और लूप लगाऊंगा यहाँ पे, j लूंगा मैं यहाँ पे, और j को बेसिकली मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, j को बेसिकली मैं i+1 से स्टार्ट करूंगा और कहां तक लेके जाऊंगा, s डॉट लेंथ तक लेके जाऊंगा, जो कि मैंने अभी केस डिस्कस करा है, उस केस को यहाँ पे हैंडलिंग कर लूंगा मैं, और मैं बोलूंगा कि इफ s ऑफ j अगर ग्रेटर है s ऑफ i से, इसका क्या मतलब है कि जो j पोजीशन पे कैरेक्टर है वो लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा है ith कैरेक्टर से, ठीक है। और ये बेसिकली मैंने लूप से करा है, बिकॉज अगर इक्वल होगा तो इक्वल केस को हम हैंडल ही नहीं कर रहे इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे। अब हाईलाइट करने का मतलब क्या है, हम इसको डबल कर देंगे, है ना। हाईलाइट करने का सिंपल सा मीनिंग है कि हम इस कैरेक्टर को ith कैरेक्टर को डबल कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, नई स्ट्रिंग, जो कि है आंसर स्ट्रिंग, और आंसर स्ट्रिंग को मैं बेसिकली स्टार्टिंग में ब्लैंक कर देता हूँ, और हर आइटरेशन में क्या करता हूँ, आंसर के अंदर आंसर प्लस s ऑफ i करता हूँ। इससे क्या होगा, ईच कैरेक्टर आंसर के अंदर अपेंड हो जाएगा और बेसिकली आंसर एक सेम स्ट्रिंग बन जाएगी s कैरेक्टर से। बट हाईलाइट प्रोसेस के बाद कुछ एक नई स्ट्रिंग आउटपुट में होगी। अगर हाईलाइट नहीं होता है, लेट्स से अगर सारे कैरेक्टर्स इक्वल होते हैं, तो उस केस में हाईलाइटेशन कुछ नहीं होगा, तो उस केस में सिंपल आंसर इक्वल टू होगा स्ट्रिंग s के, और बेसिकली ये लूप ही चलेगा। ये कंडीशन यहाँ पे इफ वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे कि s ऑफ j इज ग्रेटर देन s ऑफ i। तो सारे जब इक्वल होंगे तो j इक्वल टू i आएगा सब में, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, अगर s ऑफ j इज ग्रेटर देन s ऑफ i हो गया तो हम क्या करेंगे, मैं बोलूंगा यहाँ पे कि आंसर के अंदर आंसर प्लस s ऑफ i डाल दो। इसका मतलब क्या है, एक बार s ऑफ i यहाँ पे ऊपर डल चुका है, बट अगर ऐसा केस आ गया एक बार भी आ गया, ठीक है, इक्वल टू हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू तो छूट जाएगा, इक्वल टू है तो यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, इफ में कुछ नहीं होगा, इफ में कुछ नहीं होगा। बट जैसे ही हमें एक मिला, s ऑफ j इज ग्रेटर देन s ऑफ i मिला, इसके बाद कुछ भी हो, e f g कुछ भी हो, आई डोंट केयर, अगर एक बार भी लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर स्ट्रिंग मिल गई तो मैं आंसर के अंदर s ऑफ i, मतलब s ऑफ i को मैं पहले डाल चुका हूं, मतलब c को पहले डाल चुका हूं मैं आंसर के अंदर, एक बार और c को डाल दूंगा, तो दो बार मैं c को यहाँ पे डाल रहूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने हाईलाइट कर दिया उसको, या फिर डबल कर दिया मैंने आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर, और मैं बेसिकली यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे अगर एक बार भी लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर स्ट्रिंग मिल गई तो मैं ब्रेक कर जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और कंडीशन चेक कर सकता हूँ, एल्स कंडीशन, कि एल्स इफ अगर s ऑफ i, अगर मुझे जो नेक्स्ट वाला जो भी कैरेक्टर है जो कि डिफरेंट है, जो कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हो गया,
मतलब एस ऑफ जे जो है अगर स्मॉलर है एस ऑफ आई से, तो मतलब जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर है वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है ith कैरेक्टर से, तो उस केस में बेसिकली डायरेक्टली ब्रेक करूंगा, मुझे आउटपुट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे जो ith इंडेक्स है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, एस डॉट लेंथ -1 से। ऑब्वियसली मैं लास्ट वाले इंडेक्स को कभी भी रेप्लीकेट नहीं करूंगा। कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर लेट्स से कोड जैम डे है तो जो y है ना यहाँ पे लास्ट में, इस y को मैं कभी भी डुप्लीकेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है इसके लास्ट में इसके आगे कोई भी ऐसी स्ट्रिंग या कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो कि लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर हो या फिर स्मॉलर हो। तो मैं यहाँ से एक और कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जो भी मेरी स्ट्रिंग गिवन होगी उसका जो भी लास्ट लेटर होगा उसको मैं कभी भी डबल नहीं करूंगा या हाईलाइट नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे पता है उसके आगे कोई भी ऐसा लेटर मुझे देखने को नहीं मिलेगा जो कि लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर हो या फिर स्मॉलर हो। ठीक है, तो ओवरऑल कोड हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपली हमने इस कोड को लिख दिया और लास्ट में सिंपली मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सी आउट कर दूंगा क्या, आंसर स्ट्रिंग को, और यहाँ पे मैं एक बेसिकली स्लैश इस तरीके से डाल दूंगा। तो सिंपल सा लॉजिक था। यहाँ पे हमने इस तरीके से 2 लूप लगाए हैं यहाँ पे, और हमने बेसिकली ith पोजीशन पे हो गया i+1 पोजीशन से लेकर स्ट्रिंग के लास्ट तक क्या चेक कर रहा है कि अगर एस ऑफ जे इज ग्रेटर देन एस ऑफ आई है, मतलब जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर है वो लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर है, तो बेसिकली हम उसको हाईलाइट कर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर लेटर को, और उसको डबल कर दे रहे हैं और तुरंत ब्रेक कर जा रहे हैं। और अगर वो लास्ट लेटर पे हम पहुंच गए हैं तो लास्ट लेटर को कभी भी डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन i इज नॉट इक्वल टू s डॉट लेंथ -1। और अगर यहाँ पे s ऑफ j जो है वो लेस देन हो जाता है s ऑफ i के, तो हम ब्रेक कर जाएंगे डायरेक्टली, और इक्वल टू होगा तो हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, उस केस में सेम स्ट्रिंग प्रिंट कर देंगे। अगर सारे जो भी हमारे पास लेटर्स हैं वो इक्वल हैं जैसे ए, तो बेसिकली वही हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे। तो सिंपल सा एक कोड था, बहुत इजी प्रॉब्लम थी, अगर हमने इसको समझ लिया था ढंग से तो इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं इसको। मैं एक बार सैंपल इनपुट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके हम आउटपुट देखते हैं क्या आता है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने इनपुट पुट कर दिया यहाँ पे, इसको एक बार रन करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को और देखते हैं अपन का आउटपुट क्या आ रहा है। सो दिस इज आवर आउटपुट। तो यही हमें आउटपुट चाहिए था, बिल्कुल सेम टू सेम आउटपुट यही हमें गिवन है सैंपल आउटपुट में जो कि है। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को और सबमिट करते हैं। सो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं अपने कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और एक काम करूंगा यहाँ पे फ्री ओपन को बेसिकली यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट मुझे चेंज नहीं करने हैं। और यहाँ पे C++7 ने सेलेक्ट करके इसको एक बार सबमिट अटेम्प्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और मैं देखूंगा कि ये जो हमारा कोड है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली हमारा कोड हो चुका है सबमिट। इसका मतलब हमारा कोड जो है वो बिल्कुल सही है और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक बार आप लोग इसको खुद अब सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और इसको समझिएगा या फिर ड्राई रन करिएगा खुद से, अदरवाइज मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया इसको। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।